अब चूंकि हम वॉर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम पहले इजराइल और हमास की पैलेस्टाइन की लड़ाई के बारे में बात करेंगे, फिर हम अंतर्राष्ट्रीय विषयों की तरफ आगे बढ़ेंगे। 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 12-13 दिन क्रॉस कर गए हैं। इजराइल जो है वो अपनी बॉर्डर को क्रॉस करके गाजा में जमीनी कार्यवाही इस समय नहीं करता हुआ दिख रहा है। क्या प्रमुख वजह इसकी दिख रही है? जब पहले 24 घंटे तो जो हमास है उनका वो काफ़ी आगे थे, जिन्होंने एंटर किया। इजराइल का इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, इजराइल का जो काउंटर अटैक हुआ वो फेलियर हो गया वगैरह वगैरह। इसको मैं एक चीज़ इतिहास का एक ये सबक बताना चाहता हूँ। एग्जैक्टली 50 इयर्स बैक इसी समय यानी कि अक्टूबर के महीने के अंदर इजराइल के ऊपर इजिप्ट ने अटैक किया था, जिसको योम किपुर वॉर ऑफ 1973 बोलते हैं। वो हमारे लिए एक अभ्यास का विषय था, इसलिए मुझे वो पूरा याद है वो। तो उसमें भी इजिप्ट को पूरा सक्सेस मिला था। इजराइल ने कभी नहीं सोचा कि वो सुएज कैनाल क्रॉस करेंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो अटैक करेंगे। और जब इजराइल ने काउंटर अटैक किया तभी उनका ही नुकसान हो गया, क्योंकि वो पूरे मिसाइल के साथ तैयार थे। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन अभी रिपीट हुई है। 24 घंटा तो उनको पता नहीं था क्या हो गया है। ये फेंस को उन्होंने पेनिट्रेट किया, आयरन डोम नाम की सिस्टम है वो नाकाम हो गई। ये अंदर आ गए और अंदर आने के बाद जब अंदर आए तो एक 3-4 किलोमीटर दूर पे एक पार्टी चल रही थी। इमेजिन करो कि फेंस से 4 किलोमीटर दूर एक पार्टी चल रही थी। बहुत 4000 युवक वहाँ पे थे। वहाँ पे जाके जो सबसे ज़्यादा होस्टेजेस बने लिए हुए वो उस पार्टी में बने हुए, क्योंकि वहाँ पे संख्या काफ़ी थी। तो पहले 24 घंटे तो हमास ने उनको सरप्राइज़ किया बाय यूजिंग इनोवेटिव मेथड्स। उन्होंने पहले मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, डोजर्स का इस्तेमाल किया, अंडरग्राउंड टनल्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि इजराइल का इंटेलिजेंस जो होता है, उनकी जो संस्था मोसाद है ये वर्ल्ड क्लास है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑलवेज नॉट बी राइट। उनको भी गलती होती है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हाउ डू यू रिमेन अलर्ट 24 आवर्स अ डे 7 days a week एंड 365 days a year। वही सबसे बड़ी चैलेंज है। तो इसमें वो फंस गए। और इजराइल का ज़्यादा फोकस टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस के ऊपर है, और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है यानी कि अपने खुद के आदमी भेज के पता करना, वो बहुत कमज़ोर हो गया है। और सबसे बड़ा आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, वो ये चाहिए कि जो दुश्मन के लीडरशिप है, दुश्मन के जो कमांडर्स है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो कुछ गड़बड़ करने वाले हैं कि नहीं। क्योंकि कैपेबिलिटी तो हमास के पास पहले ही थी, मिसाइल्स थे, शस्त्र थे वगैरह वगैरह, लेकिन हमला कब करेंगे ये जो असेसमेंट है वो कभी ठीक वो कर नहीं पाए। उल्टा ये हुआ कि हमास की ह्यूमन इंटेलिजेंस जो इजराइल के बारे में वो ज़्यादा अच्छी है। कारण उसका बड़ा सिंपल साफ है। अभी इजराइल एक अर्बनाइज कंट्री बना हुआ है। जब कंट्री अर्बनाइज बनता है तो आपको मेड सर्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, आपको जो हार्ड लेबर होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, every day 15 to 20,000 people from Gaza Strip were coming inside Israel every day to do jobs of maid servants, या जो लेबर होता है अलग अलग जगह पे लगता है वो। तो वो 20,000 लोग पिछले 2 साल से आ रहे हैं। दे वर 20,000 गुप्तहेर जो रोज़ वहाँ पे, उनको सब पता है कि किसके, अगर मैं आपके घर में आ जाऊँ तो मुझे पता है आपका घर का लेआउट क्या है। आप VIP है तो मुझे पता है कि कौन सा दरवाज़ा बंद है, कौन सा खुला है। यानी कि आपके बारे में मुझे पूरी जानकारी है जो उनको थी। इसलिए जो उनके जो इनिशियल अटैक्स गए, उनके पास बड़ा तगड़ा इंटेलिजेंस था कि कहाँ से एग्जैक्टली जाया जाए। यू हैव टू गो फ्रॉम अ रूट विच इज़ अप्रोचेबल। ठीक है, तो इंटेलिजेंस फेल्योर एक बड़ा हुआ। रिएक्शन इजराइल की काफ़ी स्लो है, क्योंकि जब ये माना जाता है कि अगर कुछ डिटेक्ट हो जाए तो रिएक्शन होती है, लेकिन उस रिएक्शन के लिए ये हमास वाले तैयार थे। जब उनके काउंटर अटैक फोर्स आया तो उन्होंने फिर एंटी टैंक वेपन्स का इस्तेमाल करके उनके ऊपर कैजुअल्टी इन्फ्लिक्ट की। एग्जैक्टली यही कार्रवाई हुई थी योम किपुर वॉर के अंदर। जब इजरायली काउंटर अटैक करने के लिए आए तो वो ट्रैप में फंस गए और काफ़ी मारे गए, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले हैं, तो वो तैयार थे अपने हथियारों के साथ। तो ये तो 24 घंटा तो इसमें निकल गया। उसके बाद इजराइल जब ये शॉक ये हो गया, इजराइल ने इमीडिएटली जो सेकंड डे के बाद कार्रवाई शुरू की वो थी बाय एयर
एंड बाय मिसाइल्स। इजराइल को ये पता है कि हमास जो गाज़ा स्ट्रिप में कहाँ कहाँ पे है, तो उसके ऊपर उन्होंने मिसाइल्स फायर करने शुरू कर दिए। उसके ऊपर यानी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, जिससे जो उनके मिसाइल्स है वो पेनिट्रेट करके ज़मीन के अंदर जा सकते हैं। तो वो शुरुआत की, लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या, इजराइल का एयरफोर्स बड़ा तगड़ा है, उनकी वेपन सिस्टम बड़ी अच्छी है, उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, लेकिन एक समय आ जाता है कि जब ये टेक्नोलॉजी नाकाम हो जाती है या पूरी इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाती। और वो क्या है कि आज गाज़ा में जो हमास के बेसिस है वो क्या अलग है? नहीं, वो जो ह्यूमन पॉपुलेशन गाज़ा की है उनके अंदर ही है। यानी तालिबान की तरह, जैसे अफगानिस्तान में कबीलों के बीच में तालिबान कहाँ है आप पता नहीं कर सकते कि कौन अल कायदा का टेररिस्ट है और कौन कॉमन मैन है, आप यही कहना चाहते हैं? उससे भी ज़्यादा डेडली है, क्योंकि तालिबान का जो इलाका है वो माउंटेनस एरिया है, काफ़ी बड़ा फैला हुआ है। गाज़ा स्ट्रिप बहुत ही छोटी है और गाज़ा स्ट्रिप जो है कम्प्लीटली अर्बनाइज्ड है, यानी कि वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है कि जो कि ज़्यादा नहीं है अफगानिस्तान में। काबुल में तो है लेकिन बाहर कोई ज़्यादा नहीं, कंधार में थोड़ी सी है लेकिन बाकी जगह पे नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अर्बनाइज एरिया, 6 स्टोरी 7 स्टोरी 8 स्टोरी बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है हमास, उनके बेसेस या उनके लोग, और बाकी के ऊपर नॉर्मल लोग रह रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे वो क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो मैं जिस टनल्स की बात कर रहा था या भुयारों की बात कर रहा था, ये वहीं से निकलते हैं जो ज़मीन के अंदर जाते, तो उनको आसानी से जाने के लिए तो टनल्स, या जहाँ पे ह्यूमन बींग रह रहे उनकी बिल्डिंग से भी जा रही थी, जहाँ पे उनकी मॉस्क है वहाँ से भी जा रही थी, जहाँ पे उनके पब्लिक यूटिलिटीज़ है यानी कि हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ से भी जा रही थी। तो इजराइल अगर एक आधा ये फायर करे तो हमास के कुछ लोग तो शायद मारे जाएंगे अगर वो वहाँ पर है तो, लेकिन ज़्यादा है वो कोलैटरल डैमेज होगा जहाँ पे लोग, गाज़ा के आम जनता जा रही है। इसलिए आपने सुना होगा कि दूसरे दिन के बाद इजराइल बोल रहा है पैलेस्टीन लोगों को आप यहाँ से चले जाइए चले जाइए चले जाइए, और अभी तक मेरे अंदाज से ऑलमोस्ट अबाउट 25-30% ऑफ पॉपुलेशन निकल गई है, लेकिन कुछ नहीं निकल पा रही है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। तो ये कोलैटरल, वो इजराइल के वेपन्स इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो एक तो अर्बन एरिया में है जहाँ पे वेपन्स की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ पर है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उनके जो मेन चीज़ें हैं वो ज़मीन के अंदर है। थोड़े जो ज़मीन के अंदर जो टनल्स है उसके बारे में मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये माना जाता है, जो पब्लिक डोमेन में चीज़ है, ये 25 से 30 मीटर ज़मीन के नीचे है और अंदर से उसको काफ़ी कॉन्क्रीटाइज किया हुआ है। यानी कि अगर कोई मिसाइल आप वहाँ पे फायर करना चाहेंगे तो उसने इतना पेनिट्रेट होना चाहिए। कुछ मिसाइल्स इनके पास ज़रूर है, उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है कि टनल कहाँ पर है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर एक टेक्नोलॉजी के लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, मिसाइल एकदम सीधा लगना चाहिए, सीधा पेनिट्रेट होना चाहिए, 25 मीटर के अंदर ही होना चाहिए, नहीं होगा तो वहाँ बर्बाद हो जाएगा। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? तो इजराइल के मिसाइल्स और इजराइल की टनल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है वो कामयाब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो जो हवा से मार कर रहे थे, एयरफोर्स का इस्तेमाल करके, मिसाइल्स का इस्तेमाल करके, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, वो इसे डिटेक्शन अगर ठीक हो जाए तो आप टारगेट को एंगेज कर सकते हैं, वो अभी आप नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्राउंड ऑफेंसिव, कि जो ज़मीन पे जाएंगे और से मतलब ज़मीन के ऊपर हर एक घर में जाके चेक करेंगे कि टनल कहाँ से है, और फिर टनल को बर्बाद किया जाएगा एक्सप्लोजिव मीन से, या बहुत सारे तरीके हैं। तो ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव है ये होने वाला ये बोल रहे थे लेकिन नहीं हुआ। उसके अभी तक नहीं हुआ है। उसके 2 बेसिकली कारण थे। एक तो पता होना चाहिए आपको इजरायली आर्मी के बारे में। इजरायली आर्मी की सिर्फ 1/3 आर्मी ये स्टैंडिंग आर्मी है। रफली अगर आप देखा जाए तो, अगर मेरी फिगर्स मुझे ठीक याद है तो अबाउट 1.6 लाख आर्मी जो ये स्टैंडिंग है, यानी कि वो ज़मीन पे है, थल सेना जो ज़मीन पे खड़े रह के कॉम्बैट डायरेक्ट 1-to-1 कर सकती है। और बाकी के 2 लाख से ज़्यादा इनके रिजर्विस्ट है, यानी कि बुलाने के बाद ये आएंगे। और ये रिजर्विस्ट सब इजराइल में फैले हुए हैं और काफ़ी सारे इजराइल के बाहर अलग अलग देशों में गए हुए, क्योंकि ये सिर्फ पार्ट टाइम सोल्जर्स है। कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता होगा, कोई और काम करता होगा, कोई यूरोप गया है तो यूरोप से यहाँ वापस आएगा, उसके बाद जो ये होगा।
तो ये जो थल सेना का जो रिजर्विस्ट को एक इकट्ठा करने में उनको 4-5-6 दिन लग गए हैं, लेकिन 7वें दिन इनके रिजर्विस्ट भी पूरे आए हुए हैं, उनके रणगाड़े भी पूरे तैयार है, उनकी जो सेना है वो 3-4 बॉर्डर के ऊपर फैली हुई है। अभी उनको फोकस सिर्फ गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर करना है, तो उनको अपनी फ़ौज को मतलब वहाँ से निकाल के गाज़ा स्ट्रिप के पास लाना पड़ा। बट ये सब करने के लिए 6-7 दिन के बाद वो तैयार थे ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए। जो हाल अमेरिका का वियतनाम में वियतकॉन्ग गोरिल्ला के साथ युद्ध करते समय हुआ, अगर इजरायल तेजी करता है तो उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही हो सकती है। जब वियतनाम का वॉर हुआ था तभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जितनी मतलब अभी एडवांस हो गई है। टनल वॉरफेयर ट्रेडिशनली ये बहुत ब्लडी वॉर होता है, आपको बहुत सारी कीमत देनी, उसकी कीमत खून से देनी पड़ेगी।